हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को एक प्रेजेंट देते हैं। उस प्रेजेंट को देखने के बाद विंग को वो कुछ जाना पहचाना लगता है, उसे कुछ याद भी आता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। विंग फिर ये डिसाइड करता है कि वो वांग जी के साथ जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो वांग जी के साथ रहेगा तो ही उसे पता चलेगा, उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। विंग को उसके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और वांग जी का विंग से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है इन दोनों का, अब ये हम सब जानते हैं। विंग जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो वांग जी के साथ जाएगा, वो उनके साथ जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि वांग जी के आसपास होने से विंग बहुत परेशान होता है, वो बहुत बेचैन महसूस करता है, उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसे अब ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वांग जी के साथ रह के ही उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे वांग जी का भी कोई ना कोई कनेक्शन है। वो फेस जो कि उसे दिख रहा है वो वांग जी से ही कनेक्टेड है, क्योंकि वो फेस वांग जी का ही है। और वो फेस विंग को क्यों दिखाई दे रहा है ये विंग को जानना है, और इसी वजह से विंग ने ये फैसला किया है कि वो वांग जी के साथ जाके इस प्रोजेक्ट पे काम भी करेगा और अपने सारे सवालों के जवाब भी ढूंढेगा। यही सोच के फिर विंग ये फाइनल कर लेता है कि हाँ अब वो वांग जी के साथ जाएगा। ऐसे ही फिर मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में फिर विंग की नींद खुलती है, वो नींद से जगता है तो फिर उठ के जाके फ्रेश होके शावर लेके रेडी होके डाइनिंग एरिया में चला जाता है, जहाँ पे उसकी बहन और भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। चैंग और यानली विंग को देखते हैं तो उसे एक स्माइल के साथ मॉर्निंग विश करते हैं। विंग भी उन दोनों को मॉर्निंग विश कर देता है तो यानली बोलती है भैया आके ब्रेकफास्ट कीजिए। विंग भी फिर हाँ करके बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। जब तक वहाँ पे याओ भी आ जाता है। याओ भी वहाँ आके सबको मॉर्निंग विश करता है और उन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो चैंग बोलता है विंग तुम्हें याद है ना, तुम्हें आज जाना है। विंग फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे कब जाना है ये नहीं बताया। तो चैंग बोलता है वो भी पता चल जाएगा, मैं सिचेन को कॉल कर लूँगा और पूछ लूँगा। तो याओ बोलता है चैंग कहाँ जाना है विंग को? तो चैंग बोलता है उस नए प्रोजेक्ट पे विंग काम कर रहा है और मैं चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट को यही संभाले, तो वो आज वांग जी के साथ जा रहा है। तो याओ बोलता है लेकिन वो प्रोजेक्ट तो तुम संभाल रहे थे, फिर विंग क्यों जा रहा है? तो चैंग बोलता है क्योंकि मैंने बोला ना वो प्रोजेक्ट मैंने विंग को दे दिया है, मेरे पास ऑलरेडी करने को बहुत से काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट पे विंग काम करे, वो ही इसे हैंडल करे। तो याओ बोलता है चैंग तुम्हें नहीं लगता कि तुमने विंग को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्या वो उससे हैंडल कर पाएगा? तो चैंग बोलता है क्यों नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से कर पाएगा, और वैसे भी वो अकेला का है, वांग जी उसके साथ जा रहा है, वो भी उसकी मदद तो करेगा ही। याओ फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग क्या तुम सच में इसे हैंडल कर पाओगे या फिर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। एक काम करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं फिर वहाँ पे तुम्हारी मदद कर दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसे अकेला हैंडल कर पाओगे। विंग याओ को कोई जवाब देता उससे पहले ही चैंग बोलता है नहीं याओ ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं जा सकते। विंग जो कि पहले से ही जा रहा है और तुम भी अगर उसके साथ चले गए तो फिर मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊँगा और मैं अकेला इतना कुछ नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी मदद करो, और उस प्रोजेक्ट को विंग संभाल लेगा, मुझे भरोसा है वो उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो याओ बोलता है बट मुझे डाउट है विंग नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैंग मुझे जाने दो, मैं और विंग मिलकर फिर इसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो चैंग बोलता है नहीं याओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो और मेरी मदद करो। याओ फिर विंग की तरफ वापस देखता है और बोलता है विंग बोलो ना, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
तो विंग बोलता है नहीं याओ, मुझे भी लगता है कि तुम्हें चैंग के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो चैंग अकेला हो जाएगा, तो इसीलिए तुम उसके साथ रहो और उसकी मदद करो और मेरी फ़िक्र तुम छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा और जहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं तुम दोनों से कांटेक्ट करके पूछ लूँगा। तो चैंग बोलता है हाँ विंग, बिल्कुल तुम हमसे पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, क्योंकि इसकी सारी तैयारियां तुमने ही की है, तो इसे तुम आराम से हैंडल करोगे। विंग फिर हाँ कर देता है। याओ जो कि विंग के साथ जाना चाहता है, वो विंग की मदद करना चाहता है, लेकिन चैंग उसे अलाउ ही नहीं कर रहा है, वो उसे जाने ही नहीं दे रहा। वो कोशिश तो बहुत किया लेकिन सब फेल हो गया। ऐसे ही फिर उनका ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो जाता है, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। चैंग, विंग और याओ जब ऑफिस पहुंचते हैं तो चैंग के पास सिचेन का कॉल आता है। चैंग सिचेन का कॉल अटेंड करता है तो सिचेन उधर से बोलते हैं मिस्टर चैंग, वांग जी विंग को लेने के लिए निकल चुका है, वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच ही जाएगा। चैंग भी फिर ओके कर देता है और उसके बाद वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद फिर याओ बोलता है किसका कॉल था? तो चैंग बोलता है मिस्टर सिचेन का कॉल था, उन्होंने बोला है कि वांग जी वहाँ से निकल चुका है, अब वो विंग को लेने के लिए आ रहा है। विंग ये बात सुन के थोड़ा सा घबराने लगता है, क्योंकि उसे वांग जी का फेस याद आने लगता है और उसे ये भी याद आता है कि जब वांग जी उसके आसपास होते हैं तो विंग की क्या हालत होती है। विंग जो कि थोड़ा सा खो सा गया है वांग जी को याद करने में। तो याओ बोलता है विंग, क्या तुम सच में जा रहे हो, तुम इसे हैंडल कर लोगे? विंग याओ की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने? तो याओ बोलता है मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम सच में इसे हैंडल कर लोगे या फिर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? तुम अभी भी बोल सकते हो, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ चलने को। तो चैंग बोलता है याओ, मैंने तुम्हें बोल दिया तुम नहीं जा रहे हो, तो तुम प्लीज़ इस बात को बोलना बंद करो, तुम यहाँ पे मेरे साथ रहोगे और मेरी मदद करोगे और विंग अपना काम हैंडल कर लेगा, तुम्हें उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग की बात सुन के याओ फिर सैड सा फेस बना लेता है और फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग बोलता है चैंग सही बोल रहा है, तुम्हें यहाँ रह के उसकी मदद करनी चाहिए, मैं हैंडल कर लूँगा और अगर मुझे लगा कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं तुम लोगों को बोल दूँगा और तुम लोगों से पूछ भी लूँगा। चैंग फिर विंग के पास आ जाता है और विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है विंग, मुझे पूरा भरोसा है तुम इसे संभाल लोगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वांग जी से भी पूछ लेना या फिर हमसे भी पूछ लेना। वैसे तो वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी हेल्प करेगा ही, लेकिन अगर वो ना हेल्प करे तो हम तो है ही। और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वहाँ पे अपना ख्याल रखना और जितना जल्दी हो सके काम को फिनिश करके वापस आ जाना। विंग भी फिर हाँ कर देता है। तो चैंग फिर उसे हक करता है और बोलता है विंग प्लीज़ अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हें फिर से बोलूँगा अगर तुम्हारे साथ वो सब चीज़ें वापस हो तो तुम किसी अच्छे डॉक्टर से भी दिखा लेना। विंग इस बात को सुन के फिर उसे कोई जवाब नहीं देता है। तो चैंग फिर हक ब्रेक करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज़ अपना ख्याल रखना और वांग जी तुम्हें लेने आ रहा है। विंग फिर हाँ कर देता है। तो फिर वो लोग वहाँ से नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी की कार वहाँ पे एंटर ही हो जाती है। वांग जी की कार जब वहाँ आके रुकती है तो विंग की हार्ट बीट फिर से तेज़ होने लगती है, वो फिर से बेचैन होने लगता है। चैंग फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है जाओ अपना ख्याल रखना। विंग फिर हाँ कर देता है। तो याओ बोलता है विंग कॉल करते रहना और अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बोल देना, मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। विंग भी हाँ कर देता है और जाके कार में बैठ जाता है। वांग जी जो कि कार में बैठे हुए अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने विंग की तरफ नहीं देखा। विंग फिर अंदर बैठ के वांग जी को हेलो करता है, लेकिन वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देते। विंग थोड़ी देर वांग जी की तरफ देखने लगता है और उसके बाद से वो भी अपनी नज़रें फेर लेता है और फिर सोचता है मैं इनसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्हें कभी बोलते हुए नहीं सुना, क्या ये बात नहीं कर सकते, क्या ये बेजुबान है? वो इतना सोचता है और फिर एक बार वापस वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि अभी भी विंग की तरफ नहीं देख रहे होते हैं, वो अपने मोबाइल में ही देख रहे होते हैं। तो विंग बोलता है हो सकता है कि ये बात नहीं कर पा रहा हो, ये शायद गूंगा हो। शायद हो सकता है, मुझे क्या। वो फिर इतना सोच के वापस अपना सर घुमा लेता है विंडो की तरफ। वो फिर बाहर रोड की तरफ देखने लगता है।
विंग का जब फेस उधर विंडो की तरफ हो जाता है तो फिर वांग जी एक नज़र उठा के विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि उधर साइड में देख रहा होता है। वांग जी एक नज़र विंग को देख लेते हैं और फिर वापस अपने मोबाइल पे देखने लगते हैं। वहाँ से उन दोनों का सफ़र शुरू हो जाता है। उन दोनों का सफ़र जो कि बहुत लंबा है, उन्हें काफ़ी समय लगेगा वहाँ पहुँचने में। विंग काफ़ी देर तक ऐसा बैठा रहता है पर वो बोर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है और विंग जो कि वांग जी के आसपास होने से वैसे ही बेचैन महसूस करता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा सा नींद ले ले। वो अपनी आंखें बंद करके शायद सो जाए तो फिर ऐसे में सफ़र कट जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा। यही सोच के फिर विंग सीट के ऊपर थोड़ा सा लीन हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जब अपनी आंखें बंद करता है तो वांग जी फिर से एक बार विंग की तरफ देखते हैं। विंग जिसकी आंखें बंद है, वांग जी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देते। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ना ही कोई इमोशन होता, कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही विंग को देखते हैं और फिर उसके बाद से वापस अपना नज़र फेर लेते हैं और फिर वो भी विंडो के साइड में देखने लगते हैं। ऐसे ही काफ़ी समय निकल जाता है। 2-4 घंटे का सफ़र तय हो जाता है। विंग 2-4 घंटे बाद फिर अपनी आंखें खोलता है और देखता है। वांग जी जिसकी नज़र विंडो की साइड में होती है वो रोड की तरफ देख रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, इसका मतलब हम अभी भी नहीं पहुँचे, अभी भी सफ़र लंबा है। वो भी फिर वापस सड़कों पर देखने लगता है। गाड़ी चल रही होती है, वो देख रहा होता है। 2 घंटे बाद वो वापस यूनमिक शहर के अंदर एंटर करते हैं। विंग बोर्ड पे देखता है जहाँ पे उस सिटी का नाम लिखा होता है। उस नाम को पढ़ के वो बोलता है, फाइनली हम पहुँचे तो सही, अब बस जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच जाएं। विंग यही सोच के फिर वापस विंडो के साइड ही देख रहा होता है। गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। विंग जब यूनिवर्स सिटी के अंदर एंटर होता है और वो उस शहर को देखना शुरू करता है तो वो शहर उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे देख के उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ आ चुका है, वो यहाँ रह चुका है और वो इस सिटी को अच्छे तरीके से जानता है। विंग को जब ये एहसास होता है तो वो और भी ध्यान से और गौर से वो देखने लगता है। गाड़ी जो कि चल रही होती है और वो चारों तरफ फिर देख रहा होता है। वो देखते देखते में बहुत बेचैन फील करने लगता है। उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है। थोड़ा सफ़र और कटता है तो विंग को वहाँ और भी ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि ये शहर उसका अपना है, वो यहाँ पर रह के गया है, वो इस शहर को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो यही सोच सोच के परेशान हो रहा है कि वो इस शहर को कैसे जानता है, उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो इसे जानता है। वो इतना कुछ सोच रहा होता है और देख भी रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद विंग को फिर कुछ छवि दिखने लगती है, कुछ ब्लर सा उसे याद आने लगता है। विंग वो सब देख के और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उधर देख रहा होता है। वो जो कि रह के उसे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। विंग जिसे अब सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया। अब वो पैनिक कर रहा है। वांग जी जो कि विंग के पास बैठे हैं तो फिर वो विंग की तरफ एक बार देखते हैं। विंग जिसको अब सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है वो बहुत बेचैन हो रहा है और उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। विंग जिसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो लेकिन अपनी नज़रें भी नहीं फेर पा रहा है। वो देख भी उधर ही रहा है और परेशान भी हो रहा है। वो ऐसे ही परेशान होकर फिर उधर देख ही रहा होता है जब तक वांग जी अपने पास से एक पानी की बोतल लेते हैं और विंग की तरफ बढ़ाते हैं। विंग उस बोतल को देखता है तो फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन पानी की बोतल अभी भी आगे किए हुए रहते हैं। विंग उस पानी को ले लेता है और फिर उसे खोल के पी लेता है लेकिन उसे अभी भी शांति महसूस नहीं हुई है। उसे अभी भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। वो फिर बोतल को वापस रख के फिर बाहर देखने लगता है तो उसे वहाँ पे वो खुद दिखाई देता है। वो एक झलक अपने आप की देखता है। वो फिर अपनी आंखें बंद करके वापस खोलता है तो वहाँ पे उसे कुछ नज़र नहीं आता। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ, ऐसा क्या है इस शहर के अंदर। वो बाहर देख रहा है और इतना ही परेशान हो रहा है।
थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक जगह से गुजरती है। वो जगह जो कि बहुत ही खंडर है, बहुत ही पुराना है। ऐसा लगता है वहाँ पे कई सालों से कोई आया ही नहीं है। वो एक खंडर हवेली टाइप का है। विंग उस जगह को देखता है और फिर बोलता है, गाड़ी रोको। वांग जी विंग की बात सुन लेते हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं सुनता। तो विंग बोलता है, मैंने बोला गाड़ी रोको। ड्राइवर अब विंग की बात सुन लेता है और सुन के फिर वो गाड़ी रोक देता है। जैसे ही कार रुकती है, विंग फिर उस विंडो को खोलता है कार का और फिर उस जगह को देखने लगता है। वो जगह जो कि एक हवेली जैसा बना हुआ है, लेकिन वो खंडर है। वो काफ़ी सालों से ऐसा लग रहा है वो बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई कभी आया ही नहीं हो। विंग फिर उस हवेली की तरफ ही देखने लग जाता है। वो उसे बहुत गौर से देख रहा होता है और उसे याद करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा है ये हवेली को वो जानता है। विंग जब उसे ध्यान से देखता है तो वो हवेली उसे नई दिखती है, जैसे कि वो बनी हुई है और उसके अंदर कोई रह रहा हो। विंग जब ये देखता है तो फिर वो शॉक्ड होता है और फिर एक बार अपनी पलकें झपकाता है। विंग जब पलकें झपका के उसे वापस देखता है तो फिर से वो खंडर नज़र आती है। विंग जिसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर वो कार का डोर ओपन करके बाहर आ जाता है। वो कार से बाहर निकल के खड़ा होता है तो वांग जी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और फिर सामने उस जगह को जहाँ पे विंग खड़ा होता है। विंग बाहर खड़ा होकर फिर उस हवेली को ही घूरने लगता है। वो उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है। वो हवेली जो कि उसे जानी पहचानी लग रही है और वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। वो हवेली जो कि रंग बदल रही है, कभी वो उसे न्यू बनी हुई दिख रही है तो कभी खंडर। विंग फिर उसे ऐसे ही देखते देखते एक दो कदम आगे बढ़ाता है। विंग जब एक दो कदम आगे बढ़ाता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, राजकुमार। वो उस आवाज़ को सुन के फिर अपने साइड में देखता है। वो लेफ़्ट राइट सेंटर सब जगह देखने लगता है। वो आवाज़ जो कि उसे बार बार सुनाई दे रही होती है और विंग फिर उस आवाज़ को ढूंढने लगता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। विंग उस आवाज़ को फॉलो करने लग जाता है और फिर अंदर की तरफ जाने लगता है। अभी जो कि नाइट हो चुकी है, अंधेरा पड़ चुका है। विंग जिसे अब कुछ ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा होता है तो फिर वो अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन कर देता है और उससे रोशनी करके फिर अंदर जाने लगता है। विंग जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा होता है और उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही होती है, राजकुमार। विंग उस आवाज़ को सुनता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। विंग जो कि अब अपने सेंस में नहीं है, अब वो पूरा सुन्न हो चुका है। अब वो एक समझ लो कि वो बेहोशी की हालत में हो गया है। वो ऐसे ही करते करते फिर अंदर की तरफ चला जाता है। वो काफ़ी अंदर जाके फिर उसको चारों तरफ से देखना शुरू कर देता है। वो हवेली जो कि खंडर है, वहाँ पे जाले लगे हुए हैं। ऐसा है कि जैसे कई वर्षों से वहाँ पे किसी ने पैर ही नहीं रखे। वहाँ पे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर भी आ चुके हैं, चूहे मकड़े। विंग अपने ऊपर जाले लगते हैं तो उसे हटाता जाता है और अंदर की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अंदर जाना चाहता है। वो मोबाइल का टॉर्च किए हुए फिर अंदर जाता है। वो थोड़ा अंदर जाके एक छतरी के पास रुक जाता है। राउंड एक छतरी बनी हुई होती है। वो उस छतरी के पास जाके खड़ा होके फिर टॉर्च से चारों तरफ देखना शुरू करता है। वहाँ जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन वो फिर भी कुछ ढूंढने लग जाता है। विंग जब वहाँ खड़ा होता है तो फिर वहाँ उसे वापस कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उसे सुनाई देता है कि कोई उससे बोल रहा है कि राजकुमार, आप यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे रुको। प्लीज़ आप मेरी चिंता छोड़ो, आप यहाँ से जाओ। विंग उस आवाज़ को सुन के फिर उस तरफ देखता है जिस तरफ से उसे आवाज़ आ रही होती है। विंग उधर टॉर्च करके देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन उसे आवाज़ अभी भी आ रही है कि राजकुमार जाओ, मेरी फिक्र करना छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चले जाओ। विंग उस आवाज़ को सुन के फिर उस तरफ जाने लगता है। ऐसे ही करके उस छतरी को पार करके वो एक दीवार के पास चला जाता है। एक खाली जगह के पास जाके खड़ा होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ 4 दीवारें होती है और एक लॉन टाइप का बना होता है। विंग वहाँ जाके खड़ा होता है और फिर गोल गोल घूम के देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे दीवारों के अलावा
और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 दीवारें हैं। विंग वहाँ खड़ा होता है और फिर टॉर्च करके चारों तरफ देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। तो विंग खुद बोलता है, तुम कौन हो? तुम प्लीज़ मेरे सामने आओ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरे सामने आ जाओ। विंग उसे आवाज़ दे के फिर खुद उसे ढूंढना चालू करता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। विंग फिर ऊपर साइड इधर उधर चारों तरफ टॉर्च को घुमा रहा होता है और देख रहा होता है। नाइट है जो कि पूरा क्लीन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने मोबाइल के टॉर्च से देख रहा होता है। विंग फिर थोड़ा आगे बढ़ के 1-2 कदम आगे बढ़ के ऐसे देख रहा होता है। विंग फिर थक के खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता और अब वो आवाज़ें भी बंद हो गई है। विंग फिर ऐसे ही नीचे देखता है, नीचे उसके पैरों के नीचे जो कि कुछ पत्थर आ जाते हैं, कंकड़। वो फिर उस पत्थर की तरफ देख के उसे साइड करता है। वो उस पत्थर को साइड करके फिर आगे बढ़ने वाला होता है, तो फिर उसकी नज़र एक बॉडी के ऊपर पड़ती है। वो उस बॉडी को देखता है और फिर शॉक्ड हो जाता है। वो बॉडी जिसका अभी फेस तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वाइट कपड़ों के अंदर कोई वहाँ पे दिखता है उसे। विंग फिर थोड़ा सहम जाता है, डर जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ उसकी तरफ जाने लगता है। विंग धीरे धीरे करके वहाँ कदम बढ़ाता है और जाके उसके पास खड़ा होता है। फिर वो अपनी टॉर्च को लेके उस फेस पे डालता है। विंग जब उस फेस को देखता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो देख के इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे खुद उसकी बॉडी पड़ी होती है। विंग खुद वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी है, विंग की लाश वहाँ पे होती है। विंग वो देख के इतना शॉक्ड हो जाता है कि फिर उसके हाथ से वो मोबाइल नीचे गिर जाता है। विंग जिसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, फिर वो घबरा के पीछे की तरफ जाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर गया है। विंग फिर एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है और नहीं नहीं बोलने लगता है। फिर वो थोड़ा सा अपने आप को खुद संभाल के वापस जब उस जगह पर देखता है तो वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। विंग फिर धीरे धीरे करके वापस वहाँ जाके देखता है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, वहाँ पे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विंग फिर चारों तरफ वापस देख के उसे ढूंढने लगता है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। विंग फिर अपना मोबाइल वापस उठा लेता है हाथ में और फिर बोलता है, कौन है यहाँ? जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोल रहा है। वो फिर बोलने के बाद वापस एक बार चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो विंग 2-4 कदम और आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक दीवार के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस दीवार की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम जो भी हो, तुम जहाँ भी हो, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे सामने आओ। विंग ऐसे ही उसे आवाज़ें देता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और ना ही कोई आवाज़ आती है। विंग अपने सामने वाली फिर उस दीवार को देखने लग जाता है और उस दीवार को ही देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विंग के कानों में एक आवाज़ फिर से आती है, राजकुमार आप आ गए। विंग उस आवाज़ को सुन के फिर देखता है और बोलता है, तुम कहाँ हो? तुम मुझे देख सकते हो तो तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम कहाँ पे हो? प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग इतना बोल रहा होता है और साथ साथ देख ही रहा होता है, लेकिन वो पर्सन उसे दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वो आवाज़ सुन रहा है। विंग फिर से एक बार आवाज़ देते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो उधर से आवाज़ आती है, राजकुमार मैं आपके सामने हूँ, राजकुमार आप आ गए। मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था, आपको आने में बहुत देर हो गई राजकुमार, लेकिन आप आ गए। विंग उस आवाज़ को सुनता है और महसूस करता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। विंग जिसकी नज़र सामने वॉल पे होती है, दीवार के ऊपर होती है, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ उस दीवार से ही आ रही है। विंग फिर हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उस दीवार के बहुत क्लोज चला जाता है और बोलता है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने आओ। लेकिन विंग को अब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अब वो वेट कर रहा है कि सामने से उसे कोई आवाज़ आए, लेकिन विंग को अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। तो फिर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है।
सिर्फ सामने वाली दीवार को छोड़ के। विंग फिर धीरे धीरे करके उस दीवार पे हाथ रखता है और बोलता है तुम कहाँ हो। विंग जब उस दीवार पे हाथ रखता है तो फिर उसे एक चेहरा दिखाई देता है क्लीन, और ये है वांग जी का फेस। वांग जी का फेस जो कि उसे एकदम स्माइल करता हुआ और बहुत ही प्यारा हंसता हुआ उसे नज़र आ रहा होता है। विंग उस फेस को देख के फिर जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और सामने देखने लगता है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। वो सदमे में आके फिर चुप करके वहीं खड़ा होता है, जब तक पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है, राजकुमार देखो मैं आ गया। विंग उस आवाज़ को सुन के फिर उधर साइड में मुड़ता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नज़र नहीं आता है। फिर उसके दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, राजकुमार देखो मैं आपके लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। विंग फिर उस आवाज़ को सुन के उस तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता है। विंग जो कि उसे आवाज़ें सुनाई दे रही है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा होता है, तो विंग फिर अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में दर्द होने लग गया है, और फिर वो उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो फिर वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने आओ, प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ आखिर तुम हो कौन और क्यों मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हो, प्लीज़ मेरे सामने आओ। विंग इतना बोल के फिर वहीं रोने लग जाता है क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बहुत दर्द में है, उसे बहुत घुटन हो रही है, वो बहुत ही परेशान है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। विंग फिर अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोल के वापस खड़ा हो जाता है और फिर से उस दीवार की तरफ देखता है। वो उस दीवार को देख के फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस दीवार को जाके टच करता है। विंग जैसे ही उस दीवार को टच करता है तो वहाँ का सारा माहौल ही बदल जाता है। अब ये खंडर नहीं रहा है, अब यहाँ पे कोई महल नहीं है और ना ही कोई खंडर है, अब वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है। वो जहाँ पे विंग अभी खड़ा है वहाँ उसके सामने सिर्फ एक लेक दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा लेक, और उस लेक के अंदर है एक बड़ा सा महल। वो महल जो कि लेक के बीचों बीच में है और उसके चारों तरफ लोटस के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह विंग को नज़र आ रही होती है। विंग उस जगह को देखता है, फिर अपने आप को देखता है। विंग जो कि उस महल के जस्ट सामने खड़ा होता है और फिर चारों तरफ देखता है। जब वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे उसे छोटा सा बच्चा दिखाई देता है 4 साल का। विंग उस बच्चे को देख के फिर उसी की तरफ देखने लगता है, और जब विंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पे एक जेंट्स और एक लेडीज़ आते हैं। एक आदमी और एक औरत उस बच्चे के पास आते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, मेरा भूसियान बेटा कहाँ भाग जाता है, इधर आइए मेरे राजकुमार। वो औरत उस छोटे से बच्चे के पास आती है और उसे गोद में उठाते हुए बोलती है, राजकुमार आप इधर उधर पहुंच जाते हैं, आपने मुझे डरा दिया था, आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वो इतना बोल के उस बच्चे को एक छोटा सा किस करती है, जब तक उसके पास वो आदमी आता है और बोलता है, मेरे राजकुमार को मुझे दे दीजिए, मैं इसे सुबह से ढूंढ रहा था लेकिन ये हमसे छुप रहे हैं। वो औरत फिर उस बच्चे को लेके उस आदमी को दे देती है और बोलती है, लीजिए अपने राजकुमार को, आपका राजकुमार भी आप ही को ढूंढ रहा था, ये मुझे याद ही नहीं करता, ये हमेशा आपको ही याद करता है। वो आदमी फिर हंसता है और बोलता है, क्यों नहीं करेगा, आखिर बेटा किसका है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा राजकुमार है। तो वो औरत बोलती है, हाँ ये आपका राजकुमार है, मैं तो इसकी कुछ लगती नहीं ना। तो वो आदमी फिर अपना हाथ बढ़ाता है और उस लेडी के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, क्यों नहीं लगती, तुम इसकी माँ हो और ये तुम्हारा भी राजकुमार है। वो औरत फिर उस आदमी को देखते हुए एक स्माइल करती है और फिर वो दोनों मिलके उस बच्चे को किस करते हैं। वो उस बच्चे को लेके फिर वहाँ से जाने लगते हैं। विंग जो कि वहाँ पे खड़ा इन सबको देख रहा होता है और पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि ये कौन है। विंग भी फिर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों फिर उस बच्चे को लेते हैं और लेके फिर उस महल के अंदर चले जाते हैं। विंग भी उनका पीछा करते हुए फिर उस महल में चला जाता है। वो लेडीज़ और जेंट्स वहाँ जाके फिर अपने छोटे से बेटे को एक गद्दी के ऊपर बिठा देते हैं और बोलते हैं, मेरा राजकुमार जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर ये गद्दी यही संभालेगा, ये भविष्य का
भविष्य का होने वाला राजा होगा। तो वो औरत बोलती है, आप अभी से ही इसे राजा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं? अभी ये बहुत छोटा है, अभी ये हमारा राजकुमार है, इसे अभी से राजा मत बनाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरा राजकुमार अपना बचपना खो दे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा राजकुमार अपने बचपने को खूब खुल के जिए और उसके बाद से वो राजा बने। तो वो आदमी बोलता है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो इससे राजा बनना ही है और मेरे बाद तो फिर ये राज सिंहासन इसी का होगा। भविष्य का होने वाला राजा यही है। तो वो औरत भी स्माइल करती है। जब तक वहाँ पे एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और आके वहाँ सर झुकाते हुए बोलता है, महाराज एक बुरी खबर है। वो आदमी फिर उसकी तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, क्या? तो वो आदमी बोलता है, महाराज जंग छिड़ गई है और हमारे काफ़ी सिपाही मारे जा रहे हैं, आपको चलना होगा। वो आदमी ये बात सुन के फिर थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? तो वो हाँ में सर हिलाता और बोलता है, जी महाराज हम आपको लेने के लिए आए हैं, अब आपको चलना होगा क्योंकि अब हम और नहीं संभाल सकते। दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है और हमारे लोग मारे जा रहे हैं। वो आदमी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर बोलता है, ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो आदमी फिर वहाँ से सर झुका के वापस चला जाता है। तो वो औरत बोलती है, आप जा रहे हैं? तो वो बोलता है, हाँ मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी प्रजा खतरे में है, दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है और ऐसे में फिर अपनी प्रजा को बचाना एक राजा का धर्म होता है। तो मैं जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम राजकुमार को लेके यहीं रहो और तुम महल से बाहर मत निकलना। तो औरत बोलती है, नहीं मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो आदमी बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें वहाँ लेके नहीं जा सकता, तुम्हें यहाँ रह के राजकुमार का ध्यान रखना है। तुम्हें पता है ना, राजकुमार की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। तो वो औरत बोलती है, नहीं चांगसे तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम चले गए तो फिर यहाँ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मत जाओ। वो आदमी बोलता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक महारानी हो, तुम ऐसे कैसे डर सकती हो? अभी हमारी प्रजा की जान खतरे में है, ऐसे में एक राजा होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाके उनकी जान की हिफाजत करूं। तुमने सुना ना, दुश्मनों ने हम पे हमला किया है, तो ऐसे में मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तुम यहाँ पर रह के हमारे राजकुमार की हिफाजत करना। वो औरत अब और कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि वो अपने पति को अच्छे तरीके से जानती है। उसका पति जो कि और कोई नहीं वेई चांगसे है, यहाँ के महाराजा, वो इस शहर के महाराजा हैं और वो है उनकी महारानी, उनका नाम है चांगसे शेरन। वो फिर अपने हस्बैंड को देखते हुए फिर कुछ नहीं बोलती। तो उनके हस्बैंड बेई चांग से बोलते हैं, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाके जल्दी ही आ जाऊंगा, बस तुम यहाँ रह के हमारे राजकुमार की हिफाजत करना, तुम समझ गई? वो फिर हाँ में सर हिला देती है। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ जाने के बाद फिर महारानी अपने बेटे को गोद में उठाती है और फिर थोड़ा आगे चली जाती है। वो बाहर जाके फिर अपने हस्बैंड को देखती है जो कि वहाँ से चले गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेचैन है, वो नहीं जाने देना चाहती अपने पति को, लेकिन उनका पति जो कि एक राजा है और उनकी प्रजा की जान खतरे में है, तो फिर राजा को तो जाना ही होगा। वो फिर अपने राजकुमार की तरफ देखती है और बोलती है, दुआ करना कि तुम्हारे पिताजी को कुछ भी ना हो, वो सही सलामत वापस आ जाए। उनके गोद में जो कि एक छोटा सा 4 साल का बेटा है, उनका राजकुमार है जिसका नाम है वे वुजियन, उनका 4 साल का छोटा सा राजकुमार। वो राजकुमार जो कि उनके गोद में छोटा सा स्माइल कर रहा होता है अपनी माँ को देख के। महारानी अपने बेटे को देख के उसके एक माथे पे छोटा सा किस करती है और बोलती है, बस मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। वो इतना बोल के वो वहाँ से उस राजकुमार को लेके चली जाती है। यहाँ पे वेई चांग से फिर वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे दुश्मनों ने हमला किया होता है। वहाँ पे दुश्मनों ने बहुत ही लोगों को मार डाला होता है, बहुत सी प्रजा को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। काफ़ी जगहों पे उन्होंने आग भी लगा दी है, पूरे शहर में तहस नहस मचा दी है। वेई चांग से वहाँ जाके फिर उन लोगों से युद्ध करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं और वो काफ़ी दुश्मनों को मार भी गिराते हैं।
लेकिन महाराजा वेई चांगसे के सैनिकों के मुकाबले दुश्मनों के सैनिक ज़्यादा है, वो इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन वेई चांगसे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने भी काफ़ी दुश्मनों को मार गिराया है और वो जंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी सैनिक जो कि आधी पहले ही मर चुकी है, इसलिए इन पे वो लोग भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन ये भी हार नहीं मानते और उनसे युद्ध करते हैं। लेकिन दुश्मनों में से कोई एक इनके पीठ पीछे आके वार कर देता है, वो उन्हें पीछे से आके घायल कर देता है। वेई चांगसे जो कि घायल हो जाते हैं तो फिर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। वो दुश्मन फिर उन पे और भी हमले करते हैं, जब तक वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आता है। वो पर्सन दौड़ के आता है और वेई चांगसे को कवर करता है और उनको देखते हुए बोलता है, राजा साहब आप ठीक तो है ना। वेई चांगसे जो कि बुरी तरीके से घायल है, फिर भी वो उठने की कोशिश करता है। तो फिर वो आदमी नीचे झुक जाता है और वेई चांगसे को उठाने की कोशिश करता है। वो उसे उठा के बिठा देता है। तो वेई चांगसे बोलते हैं, फेंगमियान मेरी बात सुनो, हमें किसी तरीके से इन दुश्मनों को मारना होगा, क्योंकि अगर ये ज़िंदा बच गए तो हमारी प्रजा नहीं बचेगी। सामने वाला पर्सन जो कि जियांग फेंगमियान है, तो वो बोलता है, राजा साहब आप लेकिन जख्मी हैं, आपको अभी यहाँ से जाना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, इन सबको मैं देख लूँगा। तो वेई चांगसे बोलते हैं, नहीं मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, ये मेरी प्रजा है, इनकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मुझे इनकी जान बचानी है, मैं इनसे युद्ध करूँगा। जियांग फेंगमियान फिर उन्हें रोकने लग जाता है कि नहीं, क्योंकि वेई चांगसे बहुत बुरी तरीके से घायल है, उनके पूरे शरीर से खून बह रहा है, क्योंकि उन्हें जगह जगह से जख्मी कर दिया गया है। वेई चांगसे जो कि जिद्दी है, वो फिर भी उठने की कोशिश करते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं, लेकिन फिर से वो गिर जाते हैं। जियांग फेंगमियान जो कि वेई चांगसे को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत संभालते भी है, लेकिन जब तक उन पे एक और वार हो जाता है। वेई चांगसे को एक तीर आके लग जाती है और ये तीर सीधा उनके सीने पे, उनके दिल पे आके लगती है। जियांग फेंगमियान जब ये देखते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं जिसने वो तीर चलाई होती है, तो वहाँ पे बहुत से दुश्मनों की सैनिक होती है। यहाँ पे फिर जियांग फेंगमियान ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो इनके सैनिक आके वहाँ पे इन लोगों को कवर कर लेते हैं। जियांग फेंगमियान फिर वेई चांगसे के सीने से वो तीर निकालते हैं और बोलते हैं, राजा साहब प्लीज़ आप मेरी तरफ देखिए। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी मेरी लैंग्वेज बदल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आप लोग समझते हैं ना। जियांग फेंगमियान फिर वेई चांगसे की तरफ देख के उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो बेहोशी जैसा हो रहे होते हैं। वेई चांगसे फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और जियांग फेंगमियान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, फेंगमियान तुम मेरे सेनापति भी हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। जियांग फेंगमियान फिर हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, जी राजा साहब आप बोलिए, आप आदेश कीजिए, क्या करना है। तो वेई चांगसे बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरे राजकुमार और अपनी महारानी का ख्याल रखना होगा, तुम्हें उन दोनों की जान की हिफाजत करनी होगी। तुम्हें अच्छे से पता है कि राजकुमार की जान खतरे में है, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे राजकुमार और मेरी महारानी को तुम सुरक्षित रखोगे, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आने दोगे और तुम मेरे प्रजा का भी ध्यान रखोगे। मेरे जाने के बाद मेरा पूरा राजपाट तुम संभालोगे जब तक मेरा राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता, और जब मेरा राजकुमार बड़ा हो जाए तो फिर उसे मेरी गद्दी दे देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी गद्दी मेरा राजकुमार संभाले। वेई चांगसे की बात सुन के फिर जियांग फेंगमियान बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। वेई चांगसे फिर फेंगमियान का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता है कि मैं बच पाऊँगा, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे राजकुमार और मेरी महारानी का ख्याल रखोगे और तुम मेरे प्रजा का भी ख्याल रखोगे। मेरे जाने के बाद तुम मेरे महल, मेरे राजकुमार और मेरी महारानी, इन सब का ख्याल तुम रखोगे, तुम मुझसे वादा करो। जियांग फेंगमियान फिर हाँ में सर हिलाते और बोलते हैं, हाँ राजा साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे रहते हुए राजकुमार को कोई कुछ भी
नहीं कर पाएगा, कोई उन्हें हाथ नहीं लगा पाएगा और मैं महारानी की भी हिफाजत करूँगा। लेकिन राजा साहब आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। जियांग फेमियन इतना बोल के फिर वेई चांगशी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेई चांगशी जो कि अब चल बसे, वो उन्होंने अब आखिरी सांस अपनी ले ली होती, वो अपना दम तोड़ देते हैं। जियांग फेमियन जब ये देखते हैं तो फिर वो शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके राजा उनकी आंखों के सामने चले गए और वो कुछ कर भी नहीं पाए। राजा के चले जाने के बाद फिर दुश्मनों को लगता है कि अब उनकी विजय हो जाएगी, लेकिन जियांग फेमियन फिर वेई चांगशी को नीचे सुलाते हैं और फिर वो अपनी तलवार लेके मैदान में चले जाते हैं। फिर वो उनसे युद्ध करने लगते हैं। फिर जब इनकी सेना और जियांग फेमियन उनसे युद्ध करते हैं तो फिर वो दुश्मनों को मार गिराते हैं। यहाँ पे फिर वो अपनी प्रजा को सुरक्षित कर लेते हैं। युद्ध ख़त्म होने के बाद फिर वो लोग महल चले जाते हैं। महारानी को जब पता चलता है कि उनके पति अब नहीं रहे, वो चल बसे, तो वो ये फिर सुन के सदमे में आ जाती है। चांगशी सीरेन जो कि अपने हस्बैंड को ऐसा देखती है, जब उनकी डेड बॉडी को देखती है तो वो पूरे सदमे में आ जाती है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर उनकी भी जान चली जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी उस ज़माने में भी लव मैरिज थी, उन्होंने प्यार करके शादी किया होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ऐसे में जब वो अपने पति की लाश देखती है तो फिर वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी फिर चली जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो गाइस, यहाँ से हमारे विंग का फ्लैशबैक शुरू हो चुका है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इस फ्लैशबैक में हमें सारी कहानी पता चलेगी कि आखिर क्या हो रहा था विंग के साथ और ये सब क्यों हुआ है, क्या है पूरी सच्चाई, अब हम इस फ्लैशबैक में जानेंगे। फ्लैशबैक जो कि मैंने शुरू कर दिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम स्टोरी को भी समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में कुछ गलती भी हुई होगी, तो प्लीज़ आप उस गलती को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा और प्लीज़ थोड़े समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टोरी जो कि थोड़ी डिफरेंट है तो मेरे लिए भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको ईजी बनाने का और इस तरीके से एक्सप्लेन करने का जो कि आपको समझ में आए। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है और हुई भी होगी, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।